Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about the revision of chapter number 1 and chapter number 2. I hope you understood very well about this all the topic. And in the today's lecture, we will discuss about the practice question 9.7, practice question 9.8, and we will discuss about the protection of wildlife and protection of the natural vegetation. So let's get start the topic. Okay, so let's start with practice question 9.8. But before start the question, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सप्लीमेंट्री बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.1, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.3, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.6 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.7 अभी के लिए ये क्वेश्चन आपको फेयर बुक में नहीं लिखने हैं. वंस अगेन मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.1, देन 9.6 एंड 9.7, 8.3 ये चार क्वेश्चन अभी के लिए हमें नहीं करने हैं क्योंकि जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा तभी हम ये क्वेश्चन करेंगे. ओके, so let's start with practice question 9.8. Here we have some question are related to natural vegetation. So first question is, what is natural vegetation? So answer is, it refers to the plants that have not been grown by humans. So नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द प्लांट्स. आप सभी ये याद रखिए कि वेजिटेशन इट रिफर्स टू द प्लांट. प्लांट जो काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स एक ग्रुप में होता है. हम सॉइल की बात करें तो उसमें हमें ग्रास देखने को मिलती है, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं. ये सभी मिलके वेजिटेशन बनाते हैं. सो वेजिटेशन refers to the plant that have not been grown by humans. अगर कोई भी प्लांट्स उसको ह्यूमन नहीं ग्रो करता, उसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि वेजिटेशन मीन्स natural vegetation means the plants that have not been grown by humans. इसमें humans का कोई भी interference नहीं होता. So it is known as natural vegetation. ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? वेयर फाउंड नेचुरल वेजिटेशन? सो स्पेशली ये एक्टिविटी फॉरेस्ट एरिया में होती है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो भी ट्रीज है, जो भी प्लांट्स है, वो अपने आप ग्रो होते हैं. यहाँ ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता. सो फॉरेस्ट आर रिफर्स टू द नेचुरल वेजिटेशन. देन सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज नेचुरल वेजिटेशन इम्पोर्टेंट? नेचुरल वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमें कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है वहाँ पर इसका हमें इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है. सो आंसर इज, natural vegetation is important because they absorb carbon dioxide and release oxygen from their leaves, which humans and other animals need to breathe. सो नेचुरल वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है फ्रॉम देयर लीव्स. ये एक्टिविटी लीव्स में होती है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाएगा और प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर द ब्रीदिंग एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स एयर टू ब्रीथ. देन अदर एनिमल और ह्यूमन के लिए भी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है नेचुरल वेजिटेशन. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट.
Then here third question is, what are some threats to natural vegetation? नेचुरल वेजिटेशन को थ्रेट्स, थ्रेट्स मीन्स खतरा, कौन सी ऐसी थिंग्स है जो नेचुरल वेजिटेशन के लिए एक थ्रेट समान है? सो डिफोरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लोशन आर सम थ्रेट्स टू नेचुरल वेजिटेशन. So first of all, what is the meaning of deforestation? So deforestation means removal of forest area. हम सब देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा आजकल फॉरेस्ट एरिया रिमूव होता जा रहा है. देन ओवर एक्सप्लोशन की बात करें कि ज़्यादातर हमारी डिमांड फॉरेस्ट में होती है, हम फॉरेस्ट पे काफ़ी डिमांडेड है. सो इसीलिए भी हम ज़्यादातर प्लांट्स का यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स. देन फायर वुड की बात करें तो उसको हम फूड को बनाने के लिए मीन्स खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. देन काफ़ी सारी थिंग्स पे हम डिपेंडेड है टू द नेचुरल वेजिटेशन. सो ओवर एक्सप्लोशन मीन्स ज़्यादातर यूज़, ये भी एक खतरे के रूप है फॉर द नेचुरल वेजिटेशन. सो यू मस्ट रिमेंबर deforestation and over explosion are some threats to natural vegetation. Then we will move to some other question. So here one question is, what is wildlife? So wildlife includes all organisms that live freely in nature. It includes animals, birds, insects and fish. So first of all, wildlife का मीनिंग क्या है? वाइल्ड लाइफ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने नेचर में फ्रीली रहते हैं. हम सब देखते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स, काफ़ी सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, ये सभी हमें फॉरेस्ट एरिया में एक फ्रीली नेचर में देखने को मिलते हैं. सो उसको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ. सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉरेस्ट में जो लायन होता है, टाइगर होता है, ये सभी वाइल्ड लाइफ के एग्जाम्पल है. बट जू की बात करें, जू में जो लायन होता है, देन टाइगर होता है, देन हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है मीन्स काव है, बफेलो है, डॉग, कैट, ये सब वाइल्ड लाइफ में नहीं आएंगे. क्योंकि बिकॉज क्योंकि ये सभी एक प्रोटेक्टेड एरिया में है. बट वाइल्ड लाइफ की ओरिजिनल डेफिनेशन ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नेचर में फ्रीली रह रहे हैं उसको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ. सो एग्जाम्पल ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर एनिमल्स, बर्ड्स, insects, fish that live freely in the nature. It is known as wildlife. Then second question, why is wildlife important? Wildlife हमारे लिए क्यों important है? So wildlife helps in maintaining the balance of nature, provide us with many useful materials. Wildlife also act as decomposers, which are essential to a clean environment. So wildlife का काफ़ी ज़्यादा importance देखने को मिलता है. First of all, wildlife helps in the maintaining the balance of nature. नेचर का बैलेंस अगर हमें मेंटेन करना है तो वाइल्ड लाइफ उसमें काफ़ी एक अच्छा सा रोल प्ले करता है. इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम इज द इंटरडिपेंडेंट सिस्टम बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करता है. देन सेकंड आता है हर्बीवोर, हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी जो प्लांट्स पे ऊपर डिपेंडेड है फॉर द फूड, फूड के लिए. देन हम बात करें कार्निवोरस, कार्निवोरस इज द थर्ड स्टेप ऑफ इकोसिस्टम. Carnivorous are dependent on herbivores for the food requirement. Then carnivorous के ऊपर decomposer, ये भी एक स्टेप होता है. जब भी कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल्स की डेथ होती है तभी ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, उसमें से जो भी मटेरियल है उसको डिकम्पोजिशन करेंगे और उसको वापस से सॉइल में मिला देंगे और इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. और
सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो ज़्यादातर प्लांट ग्रो होंगे और हमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलेगा। और अगेन उसमें से जो भी फूड प्रोड्यूस होगा उसको हर्बीवोरस एनिमल गेट करेंगे, देन कार्निवोरस एनिमल हर्बीवोरस एनिमल पे डिपेंडेड है फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। देन दोनों की जब भी डेथ होगी अगेन डिकम्पोजर उसमें से जो भी यूजफुल मटेरियल है वो सॉइल में मिला देंगे। सो दिस इज अबाउट इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बात करें कार्निवोरस एनिमल के एग्जांपल लेते हैं लायन एंड टाइगर। अगर फॉरेस्ट में से लायन और टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, इकोसिस्टम में कार्निवोरस एनिमल वाला जो स्टेप है उसमें एक ब्लैंक हमें देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, जो डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर आर डिपेंडेड ऑन द कार्निवोरस एनिमल। अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं होगे तो डीकम्पोजर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और डिकम्पोजर नहीं होगे तो क्या होगा, अगेन हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है ये डिक्रीज होगी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो अगेन हर्बीवोरस एनिमल को एनर्जी कम मिलेगी और पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इसीलिए वाइल्ड लाइफ हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। देन प्रोवाइड अस विथ मैनी यूजफुल मटेरियल्स। वाइल्ड लाइफ में से हमें काफ़ी सारे यूजफुल मटेरियल्स मिलते हैं। हम बात करें शीप की तो उसमें से हमें काफ़ी सारा क्लॉथ मिलता है, मीन्स शीप में से हमें काफ़ी सारा ऊन मिलता है। देन हम बात करें कि जब भी एनिमल की डेथ होती है तो हम उसमें से लेदर बनाते हैं, लेदर मीन्स चमड़ा। देन वाइल्ड लाइफ ऑल्सो एक्ट अस एज decomposer which are essential to a clean environment। कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ डिकम्पोजर के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली बर्ड की बात करें, बर्ड क्या करेंगे, जो भी एनिमल की डेथ होगी उसमें से जो भी यूजफुल सोर्स होगा उसको गेट करेंगे और ये एक डिकम्पोजर का काम करेगा और इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। Then last question is what are some threats to wildlife? वाइल्ड लाइफ के लिए कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जो खतरे के रूप में है, थ्रेट्स के समान हमें देखने को मिलता है। सो आंसर इज हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड पोचिंग आर सम ऑफ द थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ। हैबिटेट लॉस की बात करें, मैंने आपको बताया था डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया। अगर फॉरेस्ट एरिया नहीं होगा तो एनिमल, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसका घर कहाँ पर है, इन द फॉरेस्ट एरिया। और अगर फॉरेस्ट एरिया ही नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ एनिमल का हैबिटेट लॉस होगा। हैबिटेट लॉस मीन्स जो वाइल्ड लाइफ जहाँ पर रह रही है उसको यहाँ पर हैबिटेट ही नहीं मिलेगा। सो दिस इज थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ कि अगर किसी वाइल्ड लाइफ के पास अपना घर नहीं है, अपना हैबिटेट नहीं है, तो वह कैसे सरवाइव कर पाएंगे। देन सेकेंड, हंटिंग। इन द एंशियंट टाइम काफ़ी सारी हंटिंग प्रोसेस होती थी। बड़े बड़े किंग्स से ये एनिमल को हंट करके हंटिंग प्रोसेस करते थे। सो इससे क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। आज भी कई सारी एक्टिविटी है, ह्यूमन क्या कर रहा है, हंटिंग एक्टिविटी कर रहा है और इसी से वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। एंड अगेन पोचिंग, पोचिंग भी एक हंटिंग का ही एक सिमिलर है कि पोचिंग से भी क्या होगा, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो ये सभी एक वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट समान है। सो दिस ऑल आर सम थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ। देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.7। सो ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक्स एंड गो टू द SB13। यहाँ पर एक चार्ट हमें देखने को मिलता है, एक बॉक्स हमें देखने को मिलता है। सो आप इस वीडियो में से भी देख के हमारी जो टेक्स्ट बुक में वो बॉक्स फिलअप कर सकते हो।
देन मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करूँगा, इस पीडीएफ में से भी आप ये बॉक्स फिलअप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। सो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन से कैसे वाटर कंजर्वेशन होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन प्रिवेंट्स सरफेस रन ऑफ। वेजिटेशन ज़्यादा होगा, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, रन ऑफ जो होता है ये कम होगा। रन ऑफ मीन्स जो एक कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होता है और इस वाटर फ्लो के साथ जो सैंड पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल है, मीन्स सॉइल पार्टिकल है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये एक्टिविटी कम होगी ड्यू टू द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। देन सेकेंड पॉइंट, रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। सो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन मैंने आपको बताया था कि ये सॉइल को जुड़ के रखती है, कि फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन के कारण हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड नहीं होती। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, हमें सॉइल के अंदर में जो वाटर देखने को मिलता है उसको रिप्लेनिश का भी करने का काम करते हैं फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। देन सेकेंड बॉक्स, उस पर आपको फिलअप करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इन द वाटर कंजर्वेशन मेजर्स? सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट्स सरफेस रन ऑफ। अगेन ये पॉइंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा कि सरफेस रन ऑफ कम होगा। जितना भी जो बारिश में हमें पानी मिल रहा है, अगर उसको हम स्टोर करें तो उससे क्या होगा, ये जो वाटर फ्लो है वो हमें सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अभी मॉनसून चल रहा है, सो हमें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। जो रेन वाटर हमें मिल रहा है उसको हम एक ड्रम में या फिर कोई अदर थिंग में स्टोर करें। अगर स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर सॉइल में नहीं फ्लो होगा, वो हमारे किसी एक जो भी है उसमें स्टोर होगा। सो ये भी सरफेस रन ऑफ को प्रिवेंट करेगा। मीन्स वाटर कंजर्वेशन मेजर में ये पॉइंट याद रखिएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। देन हेल्प्स रीयूज रेन वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर हम वाटर को स्टोर करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट सीजन में काम आएगा, मीन्स विंटर और समर में ये काफ़ी यूजफुल होगा अगर हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं। सो दिस इज अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन हम बात करें थर्ड पॉइंट, लाइनिंग कैनाल्स प्रॉपरली। सो ये पॉइंट किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन में यूजफुल होता है, सो लेट्स सी अबाउट दिस। प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय नॉट लेटिंग इट सीप इनटू द सॉइल। अगर हम कैनाल बनाएंगे, कैनाल मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज कैनाल, कि कोई एक वाटर फ्लो है, हम उसको एक डायरेक्शन में उसको फ्लो करा रहे हैं। दिस इज कैनाल्स एंड कैनाल्स आर वेरी यूजफुल फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। सो अगर हम कैनाल को प्रॉपरली एक लाइनिंग देते हैं सो उससे क्या होगा, वाटर लॉस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज यूजिंग स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स मीन्स उसका सिंपल सा अर्थ है फुवारो, गुजराती में हम बात करें तो फुवारो। सो स्प्रिंकलर से क्या होगा, रिड्यूस इज वाटर वेस्टेज। इरिगेशन में थ्री इंपॉर्टेंट इरिगेशन के टाइप है। फर्स्ट टाइप है फ्लड इरिगेशन, सेकेंड टाइप इज स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड थर्ड टाइप इज ट्रिकल इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन की बात करें तो सीधा सा वाटर फ्लो हम फार्म में देते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लड इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, यहाँ पर हम इमेज में भी देख सकते हैं कि जैसे फुवारा होता है, गुजराती में हम बात करें, इसी तरीके से हम इन द फार्म इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे रेन वाटर होता है सेम उसी तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर प्रोवाइड होगा टू द फार्म। सो इससे क्या होगा, वाटर वेस्टेज कम होगा। अगर हम फ्लड इरिगेशन से अगर इरिगेशन देते हैं तो वाटर वेस्टेज ज़्यादा होगा।
Then last point, trickle irrigation. So an irrigation method where pipelines run across a field and drip water and fertilizer into the soil. So trickle irrigation में क्या करना है? ट्रिकल इरिगेशन में हमें हमारे जो फार्म है उसमें सभी जगह पाइपलाइन लगानी है। देन पाइपलाइन में एक पॉइंट होगा, यहाँ से धीरे धीरे वाटर प्लांट को मिलेगा और इस पाइपलाइन में हम वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पाइपलाइन के थ्रू फर्टिलाइजर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ट्रिकल इरिगेशन में यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो पाइपलाइन होगी और इस पाइपलाइन में एक छोटा सा छेद होगा और इस पॉइंट में से पानी प्लांट को अप्लाई होगा। So trickle irrigation useful in areas that are dry because it prevents evaporation and runoff. So trickle irrigation की बात करें, trickle irrigation is very popular in areas that are dry, that don't have water। जहाँ पर भी ड्राई रीजन है, जहाँ पर भी ज़्यादा वाटर हमें देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर ट्रिकल इरिगेशन काफ़ी फेमस इरिगेशन टाइप हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, काफ़ी स्मॉल प्रोपोर्शन में वाटर अप्लाई होगा प्लांट को और प्लांट को जितना वाटर चाहिए उतना ही वाटर मिलेगा, वाटर का कोई वेस्टेज नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.7। सो आप सभी ये क्वेश्चन अपनी फेयरबुक में भी लिख सकते हो। देन लेट्स सी अबाउट वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कटिंग ट्रीज। वाइल्ड लाइफ को अगर बचाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा कि जो हम ट्रीज को काट रहे हैं उसको स्टॉप कर देना है। मैंने आपको बताया था डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी। ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन हैबिटाट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज लॉस्ट। डिफोरेस्टेशन से वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है ये लॉस्ट होता जा रहा है और ये थ्रेट के समान है। इट इज थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ। सो ये एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टॉप कर देनी है, स्टॉप कटिंग ट्रीज। देन सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज सिक्योरिटी टू प्रिवेंट पोचिंग एंड हंटिंग। हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि उसका हंटिंग ना हो जाए, उसका पोचिंग ना हो जाए। सो ये आप हमें करना होगा कि एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए। अगर कोई हंटिंग प्रोसेस करता है या फिर पोचिंग करता है उसको हम कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दे। सो उससे क्या होगा, हमारी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व हो पाएंगी, कंजर्व हो पाएगी। देन थर्ड इज प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट्स। उसका जो हैबिटेट है उसको हमें प्रोटेक्शन देना है। मीन्स वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। सो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़े, इसका हमें ध्यान रखना है। देन लास्ट पॉइंट, प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन टू सेव सी लाइफ। अगर हम ओशन एंड सी की बात करें तो उसमें वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम प्लास्टिक है, देन अदर ऑयल है, अदर वेस्टेज है, ये हमें सीधा हम क्या कर रहे हैं, ओशन है, सी है, उसमें हम डाल रहे हैं। सो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन से क्या होगा, जो सी एनिमल है, मीन्स फिश है, शार्क है और अदर जो सी एनिमल है उसको एक थ्रेट होगा। सो ये भी याद रखना है कि सी लाइफ को कोई खतरा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। देन फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज। हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाने हैं, सेंचुरीज का क्रिएशन करना है। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ काफ़ी खतरे में है उसको हम प्रिजर्व कर सकते, उसको हम बचा सकते हैं। Then let's revise our last point of the chapter. So topic is conservation of natural vegetation. So first of all हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखा। सो हम सीधा ही मेजर के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल vegetation. So 4 points are there for the measures of conservation of natural vegetation. First is
laws for the forest protection. The government should enforce laws to protect forest and prevent deforestation. गवर्नमेंट को क्या करना होगा? कड़े से कड़े लॉस बनाने होंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉस बनाने होंगे, और जो भी फॉरेस्ट और अदर वाइल्ड लाइफ को कोई थ्रेट है उसके लिए, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। हमने देखा कि हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक कड़ी से कड़ी पनिशमेंट करनी होगी। सो लॉस फॉर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देन सेकेंड पॉइंट, soil conservation. So preventing soil degradation will help plants, trees and forests to grow and develop. So फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर ग्रो होती है? नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होती है ऑन द सॉइल। सॉइल के ऊपर नेचुरल वेजिटेशन प्रोड्यूस होती है, ग्रो होती है। अगर हमारी सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, सो क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन हमें आसानी से मिल जाएगा। सो प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन विल हेल्प प्लांट्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट टू ग्रो एंड डेवलप। उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर सॉइल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देन एफोरेस्टेशन की बात करें, पीपल शुड कैरी आउट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री. Social forestry means planting forest on barren land. So afforestation means, afforestation is the opposite of deforestation. डिफोरेस्टेशन में हमने देखा रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया, बट एफोरेस्टेशन की बात करें तो प्लांटेशन जो एक्टिविटी होती है, इसको हम कहते हैं एफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है, सिंपल सा इसका मीनिंग है। देन हमें क्या करना है? एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स बनाने, प्रोग्राम्स करने, लाइक वन महोत्सव। देन सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो जहाँ पर भी प्लांट काफ़ी कम है, जहाँ पर भी कोई खाली जमीन पड़ी है, यहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है। सो दिस इज एफोरेस्टेशन। और एफोरेस्टेशन से क्या होगा? हमारी नेचुरल वेजिटेशन है कंजर्व हो पाएगी। देन फोर्थ पॉइंट, अवॉइडिंग ह्यूमन मेड फायर्स. सो ह्यूमन मेड फायर्स की बात करूँ तो फॉरेस्ट में जो भी पीपल रहते हैं, स्पेशली हम बात करें आदि मानव, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। सो ये कभी कभी एक फायर को डेवलप करते हैं, और इस फायर से क्या होगा? फॉरेस्ट एरिया का ज़्यादातर पार्ट फायर के कारण जल जाएगा। सो ये एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी है, ये हमें उसको स्टॉप करना है। सो ह्यूमन मेड फायर्स should be avoided by ensuring that fire related products are not used near or in the forest. So ह्यूमन के द्वारा जो फायर जनरेट होती है, इसको हमें अवॉइड करना है, उसको हमें स्टॉप करना है। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फायर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको हमें फॉरेस्ट में नहीं ले जाना है। सो दिस इज very important for the conservation of natural vegetation. I hope you understood very well about this topic. Okay, so now this is end of the video. In this video we have discussed about some practice question. It is related to natural vegetation and wildlife. I hope you understood very well about this all the topics. And in the next lecture we will start our new chapter. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.